नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले दौर की बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन के थमने और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के ठीक बीच का है। जी। रफली कहें तो 1922 से 1929 तक। एग्जैक्टली 1922 टू 1929। और इस दौर को गहराई से समझने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आइग्नो एमए हिस्ट्री की किताब MHI 08 के यूनिट 14, जिसका शीर्षक है रेजिस्टेंस विद इन एंड आउटसाइड द काउंसिल्स, मतलब परिषदों के भीतर और बाहर प्रतिरोध। जी, और ये समझना इसलिए जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये दौर सिर्फ एक आप कहें तो शांत अंतराल नहीं था। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि कुछ हुआ नहीं खास। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रणनीतिक बदलावों का और निरंतर संघर्ष का समय था। बस संघर्ष के तरीके वो बदल गए थे। अच्छा। हाँ, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कैसे स्वराज पार्टी ने लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स मतलब विधायी राजनीति के क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोला, और कैसे साथ ही साथ बिल्कुल पैरेलल गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम जमीन पर काम कर रहा था। ये दोनों धाराएं समझना बहुत क्रूशियल है। तो तैयार हो जाइए, हम इस यूनिट के हर पहलू को सेक्शन बाय सेक्शन बिल्कुल शुरुआत से पूरी बारीकी से समझने वाले हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस एक्सप्लोरेशन के अंत तक इस पीरियड की, इस दौर की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 14.1 इंट्रोडक्शन यानी परिचय से। जी। जैसा हमने कहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी और सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत के बीच का ये जो समय है, इसे शायद सबसे अच्छी तरह स्वराज पार्टी की गतिविधियों से समझा जा सकता है। बिल्कुल सही। स्वराज पार्टी का महत्व इस बात में है कि इसने नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक गतिविधि का एक नया आयाम पेश किया। नया आयाम मतलब काउंसिल एंट्री, परिषद प्रवेश का आयाम। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन के दायरे को लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स, विधायी राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशनल अरीना, संवैधानिक क्षेत्र के आप कह सकते हैं केंद्र तक पहुंचा दिया। इंटरेस्टिंग। और मजे की बात यह है कि यही रणनीति आगे चलकर 1930s में कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा बन गई। याद कीजिए 1937 में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़े और 7 प्रांतों में सरकारें बनाई, 7 प्रोविंसेस। अरे हाँ, तो इसकी जड़ें यही थीं। मतलब ये ठहराव का दौर नहीं था, बल्कि रणनीति बदलने का था। प्रिसाइसली। आंदोलन सीधे तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेशन मतलब जोरदार प्रदर्शन से नहीं, बल्कि स्वराज पार्टी की गतिविधियों और गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए जारी रहा। तो ये जानना जरूरी है कि भले ही राष्ट्रवादी आंदोलन की गतिविधियों का नेचर, उसकी प्रकृति इस दौरान बदली, पर इसका मतलब ये नहीं था कि राष्ट्रीय आंदोलन के मूल पथ में कोई ब्रेक आ गया था या कोई डिसकंटिन्यूटी थी। एग्जैक्टली। कोई विराम या असंतुलन नहीं था। इस यूनिट में हम इसी पीरियड 1922-1929 पर फोकस करेंगे। उन परिस्थितियों को समझेंगे जिनमें स्वराज पार्टी का जन्म हुआ, और गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की प्रकृति पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में हम नेहरू रिपोर्ट को भी देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट। हाँ, नेहरू रिपोर्ट को स्वराज पार्टी की गतिविधियों के सीधे विस्तार, एक लॉजिकल कल्मिनेशन के रूप में, और उसके आसपास जो विवाद हुए हैं उनके रूप में भी पेश करेंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 14.2 बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि पर। जी। स्वराजिज्म, स्वराजवाद को राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे जीवन में एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, एक राजनीतिक प्रयोग कहा जा सकता है। इस प्रयोग का सार, इसका एसेंस क्या था? देखिए, सार ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन को अगर सफल होना है तो उसे राजनीतिक जीवन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों तक पहुंचना होगा। सभी क्षेत्रों तक? हाँ, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार लेजिस्लेचर्स, विधानमंडलों तक भी करना होगा। और इसके मुख्य प्रस्तावक, मेन प्रोटैगनिस्ट कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सीआर दास। हाँ, सीआर दास। उन्होंने 1923 में कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाकर इस विचार को एक ठोस रूप दिया। और इस विचार के जन्म के पीछे का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या था? मतलब ये विचार आया ही क्यों? देखिए, 2 मुख्य बातें थीं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रकृति, उसका नेचर,
और दूसरा 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की वापसी। अच्छा, पहले GOI एक्ट 1919 की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि भाई अब बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, संवैधानिक लाभ मिलेंगे। हाँ, उम्मीद तो होगी ही। लेकिन ये एक्ट 1919 का एक्ट निराशाजनक साबित हुआ, बल्कि कई मायनों में इसे 1909 के एक्ट से भी ज्यादा रेट्रोग्रेड यानी प्रतिगामी माना गया। रेट्रोग्रेड क्यों? निराशा का मुख्य कारण ये था कि केंद्र और प्रांतों दोनों में लेजिस्लेटिव बॉडीज, विधायी निकायों में सीटों का एक बड़ा हिस्सा, अ सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन, सरकार द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड, गैर निर्वाचित सदस्यों से भरा जाना था। ओह, मतलब चुने हुए नहीं, सरकार के चुने हुए लोग। हाँ, आप अंदाजा लगाइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 145 सदस्य थे, उनमें से 40 मनोनीत होने थे। 40 आउट ऑफ 145। बाप रे, 40। इससे क्या हुआ, निर्वाचित सदस्यों की शक्ति, उनकी पावर काफी कम हो गई। अब आप कितने भी चुनकर आ जाएं, सरकार के पास अपने मनोनीत सदस्य थे बहुमत बनाने के लिए। समझ गए। इसी एक्ट के तहत 1920 में पहले चुनाव होने थे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट, बहिष्कार एक मुख्य हथियार था। हाँ, बहिष्कार। और इस बहिष्कार में लेजिस्लेचर्स का बॉयकॉट भी शामिल था, परिषदों का बॉयकॉट। यहीं पर CR दास ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर्स का बॉयकॉट करने के बजाय कांग्रेसमैन को चुनाव लड़ना चाहिए, असेंबलीज में प्रवेश करना चाहिए और वहां से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए, अंदर जाकर। अच्छा, ये भी बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, लेकिन उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मगर ये आप कह सकती हैं स्वराजिज्म के विचार की शुरुआत थी, बीज पड़ चुका था। और फिर दूसरी बड़ी घटना हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी। हाँ, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन रोक दिया। हाँ, वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला था। बिल्कुल। और उसके लगभग तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 6 years। 6 साल। इस मोड़ पर कांग्रेस लीडरशिप के सामने 2 बड़े अहम सवाल थे। पहला, क्या आंदोलन फिर से शुरू किया जाना चाहिए? और दूसरा, 1923 में जो विधानमंडल चुनाव होने वाले हैं, उन पर कांग्रेस का रुख क्या होना चाहिए? बॉयकॉट करें या भाग लें? बड़े सवाल थे। तो इनका जवाब कैसे ढूंढा गया? इन सवालों पर लोगों का मूड जानने के लिए AICC ने जून 1922 में एक इंक्वायरी कमेटी, एक जांच समिति बनाई। अच्छा, कौन-कौन थे इसमें? सदस्य थे हकीम अजमल खान, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, MA अंसारी और C राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, काफी बड़े नाम थे जी। समिति ने देश का दौरा किया, लोगों से बात की और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्या निकला? रिपोर्ट में सभी सदस्य इस बात पर तो सहमत थे कि देश नॉन कॉपरेशन के एक और दौर के लिए अभी तैयार नहीं है। जनता थक चुकी थी। लेकिन काउंसिल एंट्री, परिषद प्रवेश के सवाल पर मतभेद था। बट गए सदस्य। ओह, कौन किसके पक्ष में था? अजमल खान, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों काउंसिल एंट्री के पक्ष में थे। उनका मानना था कि परिषदों में जाना चाहिए। और बाकी सदस्य श्रीनिवास अयंगार, अंसारी और राजगोपालाचारी इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि बॉयकॉट जारी रहना चाहिए। और ये छोटा सा मतभेद लगता है बड़ा बन गया। बिल्कुल, यहीं से कांग्रेस में 2 गुट बन गए। काउंसिल एंट्री के समर्थक कहलाए प्रो चेंजर्स यानी परिवर्तन समर्थक, और विरोधी कहलाए नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। हाँ, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता महत्वपूर्ण नो चेंजर्स में थे। वो गांधी जी की लाइन पर चलना चाहते थे। तो AIC फैसला नहीं कर पाई? नहीं, मामला फंस गया। तो अंतिम निर्णय दिसंबर 1922 में गया में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर छोड़ दिया गया। और दिलचस्प बात यह कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, जो खुद एक प्रमुख प्रो चेंजर थे। अरे, तब तो मामला और पेचीदा हो गया होगा। गया सेशन में क्या हुआ फिर? जैसा कि उम्मीद थी, बहस तेज हो गई। प्रो चेंजर्स चाहते थे कि कांग्रेसमैन चुनाव लड़ें, लेजिस्लेटिव बॉडीज में जाएं और अंदर से कड़ा प्रतिरोध करें, ऑब्स्ट्रक्शन करें। और नो चेंजर्स का मानना था कि इससे नॉन कोऑपरेशन की जो मूल भावना है वो कमजोर होगी। ये तो एक तरह से अंग्रेजों के साथ सहयोग करने जैसा हो जाएगा।
उन्होंने काउंसिल एंट्री के बजाय गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना, खादी का प्रचार करना और अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के खिलाफ सामाजिक अभियान चलाना, जमीनी स्तर पर काम करना। अच्छा, तो फैसला किसके पक्ष में गया? वोटिंग हुई? हाँ, वोटिंग हुई और सामान्य कांग्रेस सदस्यों ने नो चेंजेस के पक्ष में मतदान किया। उन्हें मिले 1740 वोट्स, 1740, जबकि प्रो चेंजर्स को मिले सिर्फ 890 वोट्स, 890। ओह, काफी बड़ा अंतर था। 1740 बनाम 890। हाँ, ये परिषद प्रवेश के भारी विरोध का फैसला था। अब चूंकि ये फैसला अध्यक्ष सीआर दास की सोच के बिल्कुल खिलाफ था, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? लेकिन प्रो चेंजर्स हारे नहीं होंगे मन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे डीमोरलाइज नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए। उन्हें एहसास हुआ कि भाई कांग्रेसमैन का एक बड़ा वर्ग है जो काउंसिल एंट्री के पक्ष में है, भले वो अभी बहुमत में ना हो। इसलिए गया कांग्रेस के तुरंत बाद उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और फैसला किया कि कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी बनाई जाए। नाम रखा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नाम में कांग्रेस और खिलाफत दोनों? हाँ, ये सोच समझ कर रखा गया था। बताएंगे आगे क्यों। सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। इससे तो कांग्रेस में फूट का खतरा बढ़ गया होगा। दो पार्टियां एक ही पार्टी के अंदर? हाँ, बिल्कुल। आपसी संदेह का, मिस्ट्रस्ट का माहौल बन गया। कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने दोनों समूहों के बीच एकता लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर 1924 की शुरुआत में एक और घटना हुई। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया। वो जेल से बाहर आ गए। अच्छा, तो गांधी जी का क्या रुख था इस स्वराज पार्टी पे? वो तो नो चेंजर थे। हाँ, शुरू में गांधी जी पूरी तरह से प्रो चेंजर्स के खिलाफ थे। उन्होंने काउंसिल एंट्री को कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन कार्यक्रम का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे, शायद प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए या पार्टी में फूट को टालने के लिए, गांधी जी का रुख नरम पड़ा। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ। समझौता? क्या समझौता था? ओह, तो इस तरह कांग्रेस में फूट टल गई। हाँ, कम से कम उस समय के लिए फूट टल गई। ये गांधी जी की राजनीतिक समझ और लचीलेपन का भी प्रमाण था। चलिए अब जरा स्वराजवाद के सार को और गहराई से समझते हैं। सेक्शन 14.3 एसेंस ऑफ स्वराजिज्म। जी, आपने बताया पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। ये नाम सोच समझकर रखा गया था, क्यों? हाँ, जैसा मैंने कहा, सोच समझकर रखा गया था, क्योंकि इसके गठन के समय कांग्रेस के भीतर ही कई लोगों को इस नई पार्टी के बारे में गलतफहमियां थी, मिसकंसेप्शंस थी। कैसी गलतफहमियां? कुछ लोग सोचते थे कि ये कांग्रेस विरोधी हैं, कुछ को लगता था कि ये ब्रिटिश समर्थक हैं, अंग्रेजों से मिल गए हैं। तो पार्टी का पहला काम इन गलतफहमियों को दूर करना था। अच्छा, उन्होंने नाम में कांग्रेस और खिलाफत जोड़कर ये दिखाया कि वे कांग्रेस खिलाफत गठबंधन के साथ पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प, ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने स्वराजिस्ट प्रयोग को कांग्रेस कार्यक्रम का ही एक हिस्सा मानकर कांग्रेस कनेक्शन पर जोर दिया कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, हम कांग्रेस के ही हैं, बस तरीका थोड़ा अलग अपना रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसका जस्टिफिकेशन, इसका औचित्य कैसे पेश किया? उन्होंने कैसे समझाया कि ये जरूरी है? मोतीलाल नेहरू ने एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने तर्क दिया कि भाई परिस्थितियां बदल गई हैं, चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, इसलिए लेजिस्लेचर्स का बॉयकॉट, बहिष्कार अब अप्रासंगिक हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है। इसलिए बॉयकॉट की नीति को बदला जाना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने बयान में, कुछ याद है? हाँ, उनके अजमल खान और विठल भाई पटेल द्वारा साइन किया हुआ एक बयान था। उसका सार कुछ इस तरह था, मैं बताता हूँ। समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, संघर्ष की अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ गई है, लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले उपाय विधानमंडलों द्वारा पारित किए जा रहे हैं और लोगों को उन्हें मानना ही पड़ेगा। बात तो सही है। आगे उन्होंने कहा, ऐसे में ये विचारणीय है कि जनता पर कांग्रेस की पकड़ कब तक अप्रभावित रह सकती है। मान लीजिए कांग्रेस परिषदों के बहिष्कार पर अड़ी रखती है और पाया जाता है कि अधिक मतदाता वोट डालते हैं, तो हमारा दावा बदनाम हो जाएगा। हमें लगता है कि बहिष्कार की नीति अपना आकर्षण खो चुकी है और संभावना है कि आगामी चुनावों में अधिक मतदाता वोट देंगे।
उस स्थिति में पिछले चुनावों में मिली सफलता अतीत की बात हो जाएगी और पूरा आंदोलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। मतलब उनका तर्क था कि अगर लोग वैसे भी वोट डालने जा रहे हैं तो क्यों ना हमारे लोग अंदर जाके लड़ें, बजाय इसके कि गलत लोग चुनकर चले जाएं और हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाएं। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि अंदर जाके लड़ना जरूरी है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों का यह मानना था कि स्वराजिज्म ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, संवैधानिक विश्वसनीयता को कमजोर करने का एक ज्यादा प्रभावी तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, वो कैसे? देखिए, अंग्रेज हमेशा अपने शासन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जस्टिफाई करते थे। 1909 और 1919 के एक्ट्स के जरिए वो ये दावा भी करते थे, खासकर 1917 की स्वशासन की घोषणा के बाद, कि वो धीरे धीरे भारतीयों को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन के लिए तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, ये तो उनका पुराना राग था। तो स्वराजिज्म इन दावों का खंडन कैसे करता? स्वराज पार्टी के नेताओं का मानना था कि लेजिस्लेचर्स में प्रवेश करके वे अंग्रेजों के इस संवैधानिक प्रयोग को, इस दिखावे को निरर्थक बना सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। सीआर दास ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, हमने अब तक बाहर से परिषदों का बहिष्कार किया है, अब कांग्रेस का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अंदर से परिषदों का सफलतापूर्वक बहिष्कार करें। इनसाइड से बॉयकॉट, अंदर से बहिष्कार। ये दिलचस्प है। उनका मानना था कि 1919 के एक्ट द्वारा लाया गया लोकतंत्र महज एक छलावा है, एक कैमोफ्लाज है। असली शक्ति तो ब्रिटिश नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के पास ही रही। लेकिन नौकरशाही की इस शक्ति का प्रभावी ढंग से विरोध केवल भीतर से ही किया जा सकता था, बाहर से नहीं। दास ने स्वराजिस्ट राजनीति के व्यवहारिक पहलुओं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर कैसे जोर दिया? मतलब वो अंदर जाके करते क्या? उन्होंने इसका भी खाका खींचा। उन्होंने कहा, हम परिषदों और विधानसभा में अपने मूल अधिकारों पर जोर देंगे। उन अधिकारों की स्वीकृति और संरक्षण के लिए हम एक संविधान की मांग करेंगे। पूरी संभावना है कि ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं होगी। हाँ, वो तो नहीं होती। तब दास ने कहा, सभी स्वराजवादी सरकारी नौकरशाही के साथ असहयोग करेंगे। हम हर सरकारी विधेयक का विरोध करेंगे। हम बजट पास नहीं होने देंगे। हम सरकार के हर प्रस्ताव को रोक देंगे। इस प्रकार हम सरकार द्वारा प्रस्तावित हर विधेयक को हरा देंगे। मतलब पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। लेकिन कुछ कांग्रेसमैन ने उन पर नकारात्मक और बाधा डालने वाली ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट राजनीति का आरोप भी तो लगाया होगा कि ये सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति है। हाँ, बिल्कुल लगाया। और इस आरोप का जवाब देते हुए दास ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हम चारों तरफ से ब्रिटिश नौकरशाही से घिरे हुए हैं। इन स्थितियों में कुछ नष्ट किए बिना कुछ नया बनाना संभव नहीं है। बट उन्होंने जोर दिया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कुछ नष्ट कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य कुछ नया बनाना है। मतलब विनाश सिर्फ निर्माण के लिए। एग्जैक्टली। इससे यह साफ होना चाहिए कि स्वराजवाद को मुख्यधारा की कांग्रेस राजनीति के विकल्प के रूप में नहीं देखा गया था, कम से कम उनके नेताओं द्वारा, बल्कि इसका उद्देश्य इसमें एक नया आयाम जोड़कर कांग्रेस की राजनीति को समृद्ध करना था, एनरिच करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14.4 पर। स्वराजिस्ट्स एट द पोल्स, स्वराजवादियों का चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा? जी, जीओवाई एक्ट 1919 के तहत जैसा हमने देखा, चुनाव 1920, 1923 और 1926 में हुए। हाँ, 1920 के चुनाव तो कांग्रेस ने बॉयकॉट किए थे। सही। स्वराज पार्टी ने 1923 और 1926 में चुनाव लड़ा। हम पहले 1923 के चुनाव की बात करते हैं। ठीक है। ये चुनाव नवंबर 1923 में होने थे और पार्टी बनी ही थी दिसंबर 1922 के बाद। तो आप सोचिए, पार्टी अक्टूबर से पहले तो तैयारी ठीक से शुरू भी नहीं कर पाई थी। कितना कम समय था। अरे हाँ, बस कुछ महीने। बिल्कुल। इतने कम समय में उन्हें प्रांतीय और जिला स्तर पर चुनाव कार्यालय खोलने थे, स्वयंसेवकों, वॉलंटियर्स को जुटाना था, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करनी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाने थे, पैसे का इंतजाम करना था और चुनाव प्रचार के लिए साहित्य, पुस्तिकाएं, पर्चे सब तैयार करने थे। बहुत काम था। पार्टी का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, कब जारी हुआ और उसमें क्या खास था? मैनिफेस्टो अक्टूबर में जारी हुआ, चुनाव से बस 1 महीने पहले। इसमें स्वराज को पार्टी का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल घोषित किया गया। स्वराज? हाँ, और भारतीयों द्वारा अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इसे स्वराज पार्टी के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अपना संविधान बनाना, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल।
इसमें ये साफ किया गया कि भारत के लिए संविधान केवल भारतीय परिस्थितियों की स्पेसिफिसिटी, उसकी विशिष्टता को ध्यान में रखकर ही बनाया जा सकता है। इसलिए इंग्लैंड में बैठी एक विदेशी सरकार भारत के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संविधान बनाने में सक्षम, कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकती। सही बात है। तो स्वराज पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मांग की कि भारतीय लोगों को अपना संविधान बनाने का हक, राइट होना चाहिए, और ये रेखांकित किया गया कि संविधान बनाने का कार्य अंततः भारत को स्वराज तक ले जाएगा। अपना संविधान बनाने की मांग, ये तो वाकई जैसा आपने कहा एक नई और बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस समय के हिसाब से। इंडीड, ये नेशनलिस्ट राजनीति में पेश किया गया एक बिल्कुल नया विचार था। देखिए, अब तक क्या होता था, अंग्रेज ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर पारित कुछ एक्ट्स की मदद से भारत पर शासन करते थे। जो उदारवादी, मॉडरेट, राष्ट्रवादी नेतृत्व था, वो आमतौर पर बेहतर कानूनों की मांग करता था या मौजूदा कानूनों में सुधार, अमेंडमेंट्स की मांग करता था। लेकिन उसने भारत के लिए कानून बनाने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया था। हाँ, वो मानते थे कि कानून तो वही बनाएंगे, बस अच्छे बनाएं। एग्जैक्टली। लेकिन अपना संविधान बनाने के अपने अधिकार पर जोर देकर स्वराजवादियों ने राष्ट्रवादी राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा। उनके लिए काउंसिल एंट्री अपने आप में अंत नहीं थी, ये बस पहला कदम था। तो अंत क्या था? अंततः ये पूर्ण संवैधानिकवाद, फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बदलना था, यानी भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बाय इंडियंस देमसेल्व्स। और इसका असर आगे भी दिखा। बिल्कुल। आने वाले वर्षों में, विशेष रूप से 1930s में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की एक केंद्रीय मांग बन गई और जवाहरलाल नेहरू ने इसे कांग्रेस कार्यक्रम में पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वराजवाद ने उदारवादी राजनीति से एक कदम आगे बढ़ाया और उसने उदारवादियों द्वारा अपनाई गई संवैधानिक राजनीति और जवाहरलाल नेहरू की संविधान सभा की मांग के बीच एक कनेक्टिंग ब्रिज, एक जोड़ने वाले पुल का काम किया। वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि थी वैचारिक स्तर पर। मैनिफेस्टो में और क्या निर्देश थे पार्टी सदस्यों के लिए? मैनिफेस्टो में काउंसिल एंट्री का अर्थ भी साफ किया गया था। स्वराजवादियों को परिषदों और विधानसभा में कोई पद, कोई ऑफिस स्वीकार न करने का निर्देश दिया गया। मिनिस्टर्स नहीं बनना है। अच्छा, सिर्फ विरोध। हाँ, पार्टी की सदस्यता केवल कांग्रेसियों तक ही सीमित थी। आप कांग्रेसी हैं तभी स्वराज पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, और पार्टी के सदस्यों को विधानमंडलों में कांग्रेसी के रूप में व्यवहार करने और कांग्रेस की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने का निर्देश दिया गया। डिसिप्लिन पर जोर था। ये पहली बार था जब राष्ट्रवादी नेता इस तरह संगठित रूप से चुनाव में भाग ले रहे थे। उन्हें चुनावी राजनीति का अनुभव तो था नहीं ज्यादा। तो चुनाव गतिविधियों के प्रबंधन के लिए किन नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली? हाँ, अनुभव की कमी थी, लेकिन नेता बड़े थे। CR दास ने बंगाल, मध्य प्रांत और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जिम्मेदारी ली। मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांत यूपी के लिए और विट्ठल भाई पटेल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। इन नेताओं ने प्रांतों और केंद्र दोनों में चुनावों के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। खर्चा कितना आया होगा इन चुनावों में अंदाजन? आंकड़े दिलचस्प हैं। कुल मिलाकर स्वराज पार्टी ने यूपी में लगभग 25,000 रुपए खर्च किए, 25,000 रुपए, और बंगाल में लगभग 30,000 रुपए, 30,000। हाँ, औसतन एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 500 रुपए, 500 रुपीज की राशि आवश्यक मानी जाती थी। उस जमाने के हिसाब से भी ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। दिखाता है कि ये ग्रास रूट्स लेवल पर ज्यादा निर्भर थे। हाँ, सही है। तो अब आते हैं नतीजों पर। 1923 के चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा, इतनी कम तैयारी और कम पैसों में? देखिए, पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन शायद उनकी अपनी उम्मीदों से काफी कम रहा। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं, इससे तस्वीर साफ होगी। हाँ, बताइए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, कुल 105 निर्वाचित सीटें थीं। स्वराज पार्टी ने जीती 42, 42 आउट ऑफ 105। ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई केंद्र में। 42, नॉट बैड। और प्रांतों में? प्रांतों में मिली-जुली तस्वीर थी। मद्रास काउंसिल, मद्रास परिषद में 98 में से सिर्फ 14 मिली, 14 आउट ऑफ 98। ओ, कम है। बॉम्बे काउंसिल, बम्बई परिषद में 86 में से 23, 23 आउट ऑफ 86। यहां भी सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है। बंगाल काउंसिल, बंगाल परिषद में 111 में से 47, 47 आउट ऑफ 111। यहां भी सबसे बड़ी पार्टी। CR दास का गढ़ था। अच्छा प्रदर्शन। यूपी काउंसिल, यूपी परिषद में 101 में से 31, 31 आउट ऑफ 101। यहां भी अच्छी उपस्थिति।
सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी काउंसिल, मध्य प्रांत परिषद, यहां कमाल हुआ। 54 में से 40 सीटें जीती, 40 आउट ऑफ 54। यहां स्पष्ट बहुमत मिला, मेजॉरिटी। अरे वाह, सीपी में बहुमत। हाँ, लेकिन बाकी जगह थोड़ा कमजोर रहा। पंजाब काउंसिल, पंजाब परिषद में 71 में से सिर्फ 12 आउट ऑफ 71। बिहार एंड ओडिशा काउंसिल, बिहार और उड़ीसा परिषद में 73 में से 12 आउट ऑफ 73। यहाँ भी कम। और असम काउंसिल, असम परिषद में 39 में से 13 आउट ऑफ 39। तो कुल मिलाकर देखें तो सीपी में बहुमत मिला, सेंट्रल असेंबली बॉम्बे और बंगाल में सबसे बड़ी अकेली पार्टी बनी, यूपी में भी ठीक ठाक प्रेजेंस थी, लेकिन मद्रास, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हाँ, कुल मिलाकर लगभग 234 सीटें मिली, केंद्र में 42 और प्रांतों में 192, 234 सीट्स इन टोटल। 234। तैयारी के लिए समय की कमी को देखते हुए तो ये वाकई प्रभावशाली प्रदर्शन कहा जा सकता है। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है, कई जगहों पर पार्टी को उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं मिल पाए थे चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए बॉम्बे में पार्टी केवल 24 उम्मीदवार उतार सकी 86 निर्वाचन क्षेत्रों में, और उन 24 में से 23 जीत गए, 23 आउट ऑफ 24 कंटेस्टेड। अरे, मतलब स्ट्राइक रेट तो जबरदस्त था जहां लड़े। एग्जैक्टली। इसी तरह बिहार और उड़ीसा में पार्टी ने केवल 13 उम्मीदवार उतारे और 12 जीत गए। यूपी से पार्टी ने केवल 33 उम्मीदवार उतारे और 31 जीते। सो द स्ट्राइक रेट वॉज क्वाइट हाई वेयर दे कंटेस्टेड। दिखाता है कि जहां उनके पास कैंडिडेट थे वहां जनता का समर्थन मिला। चलिए अब देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन स्वराजवादियों ने असेंबली और काउंसिल्स में किया क्या। सेक्शन 14.5 स्वराजिस्ट्स इन द असेंबली एंड इन द काउंसिल्स। जी, 1923 से स्वराज पार्टी की राजनीति का मुख्य मंच लेजिस्लेचर्स, विधानमंडल बन गए, और 1923 से 1926 का जो दौर था वो काउंसिल एंट्री की स्वराजिस्ट राजनीति का चरम बिंदु, हाई पॉइंट था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष के नेता कौन बने? जाहिर है मोतीलाल नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। उन्होंने आते ही शुरुआत में ही असेंबली के जो अन्य भारतीय सदस्य थे उनसे स्वराजिस्ट एजेंडे के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की। अन्य भारतीय सदस्य मतलब कौन? देखिए, असेंबली में सिर्फ स्वराजवादी नहीं थे, सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे, सरकार के कुछ निर्वाचित समर्थक भी थे, लिबरल्स थे, उदारवादी, और कुछ स्वतंत्र सदस्य थे जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, इंडिपेंडेंट्स। तो मोतीलाल नेहरू ने इन सबको साथ लाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने लिबरल्स और इंडिपेंडेंट्स, स्वतंत्र सदस्यों को एकजुट करने की कोशिश की, एक तरह का संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने ये कैसे किया? क्या रणनीति अपनाई? बहुत चतुराई से। उन्होंने स्वराज की मांग को सिर्फ अपनी पार्टी के मांग के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि उसे सभी भारतीय सदस्यों की एक राष्ट्रीय मांग, नेशनल डिमांड के रूप में चित्रित किया। अच्छा। उन्होंने असेंबली के पटल पर घोषणा की, हमारे काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अन्यथा स्वराजवादियों, उदारवादियों और निर्दलीय सदस्यों के बीच मतभेद बहुत वास्तविक नहीं है। मतलब हम सबका लक्ष्य एक ही है, देश का भला। हाँ, ये तो स्मार्ट चाल थी। बिल्कुल। इस दृष्टिकोण ने उन्हें असेंबली में सरकार के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त मोर्चा बनाने में सक्षम बनाया। वो तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े लिबरल नेताओं और मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी सांप्रदायिक नेताओं तक भी सफलतापूर्वक पहुंच बनाने में कामयाब रहे, सबको साथ ले आए। तो असेंबली में उनकी पहली जीत क्या थी, कुछ याद है? हाँ, जब स्वराजवादियों ने 1923 में विधानसभा में प्रवेश किया तब गांधी जी जेल में थे, याद है ना, 6 साल की सजा हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो असेंबली में स्वराज पार्टी का पहला काम था गांधी जी की रिहाई के लिए सरकार को नोटिस देना, एक प्रस्ताव लाना। अब ये ऐसा मुद्दा था जिस पर अन्य भारतीय सदस्यों का समर्थन मिलना लगभग तय था। हाँ, गांधी जी की रिहाई पर तो सब सहमत होते। एग्जैक्टली। तो असेंबली के मूड को भांपते हुए सरकार ने प्रस्ताव पेश होने वाले दिन ही गांधी जी को रिहा कर दिया, उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर। ये असेंबली में स्वराज पार्टी की पहली और प्रतीकात्मक रूप से बड़ी जीत थी। वाह, आते ही असर दिखाया। और दूसरी कोई और शानदार जीत? हाँ, एक और थी। फरवरी 1924 में एक गैर स्वराजवादी सदस्य ने एक प्रस्ताव लाया। उसमें मांग की गई कि जीओआई एक्ट 1919 में संशोधन के लिए एक रॉयल कमीशन, एक शाही आयोग बनाया जाए, ताकि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल सके। अच्छा, ये तो उदारवादी मांग लगती है। हाँ, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने इसमें एक संशोधन, एक अमेंडमेंट पेश किया, और वो अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें प्रस्ताव रखा गया कि नया संविधान डोमिनियन स्टेटस वाला नहीं,
बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन द्वारा तैयार किया जाए और उसे भारतीय विधानसभा, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अनुमोदित, अप्रूव किया जाए। मतलब संविधान भारतीय बनाएंगे गोलमेज सम्मेलन में और उसे भारतीय असेंबली पास करेगी। अरे, ये तो सीधे सीधे स्वशासन और अपना संविधान बनाने की मांग हो गई। बिल्कुल। सरकार ने जाहिर तौर पर संशोधन का विरोध किया, लेकिन इसे निर्वाचित भारतीय सदस्यों का भारी समर्थन मिला। प्रस्ताव पास हो गया। ये असेंबली में स्वराज पार्टी की पहली और शायद सबसे शानदार सब्सटेंटिव जीत थी। इसने दिखा दिया कि भारतीय सदस्य एकजुट होकर क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या वे राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाने में सफल रहे? नॉन कॉपरेशन के दौरान बहुत लोग गिरफ्तार हुए थे। नहीं, दुर्भाग्य से वहां सफलता नहीं मिली। 1926 में स्वराज पार्टी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव पेश किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत से राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कुछ को तो बिना मुकदमे की ही कैद कर लिया गया था। कई क्रांतिकारियों को देश से निर्वासित, एग्जाइल भी किया गया था। पार्टी ने इन सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और निर्वासित नेताओं की वापसी की मांग रखी, लेकिन इस मांग को असेंबली के अन्य भारतीय सदस्यों का वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा नेहरू रिपोर्ट वाले संशोधन पर मिला था। शायद डर गए या सहमत नहीं थे। प्रस्ताव हार गया। ओह, तो असेंबली में ये विरोध, ये ऑब्स्ट्रक्शनिज्म कब तक चला? देखिए, 1923 से 1926 की अवधि के दौरान स्वराज पार्टी ने सरकारी बजट और अन्य सरकारी प्रस्तावों का लगातार विरोध किया, हर मौके पर। हालांकि असेंबली में असहयोग की ये प्रक्रिया, ये रणनीति 1926 के बाद बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकी। इसके कारण हम आगे देखेंगे। तो फिर पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने महसूस किया कि अब इस तरह के विरोध का कोई फायदा नहीं हो रहा है, सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए पूरी पार्टी ने असेंबली से वॉकआउट करने का फैसला किया। विरोध में सदन छोड़कर बाहर आ गए। वॉकआउट। हाँ। और इस वॉकआउट से पहले मोतीलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। हाँ, बिल्कुल। मार्च 1926 में एक बहुत ही प्रभावशाली और कुछ हद तक निराशा भरा भाषण था। उन्होंने कहा, उसका सार बताता हूं। हम जानते हैं कि देश की वर्तमान स्थिति में जो सांप्रदायिक कलह और मतभेदों से त्रस्त हैं, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस हमारा एकमात्र संभव हथियार फिलहाल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब इस विधानमंडल और देश के अन्य विधानमंडलों में बने रहना भी हमारे लिए उतना ही व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा, हम आज इस शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से बाहर नहीं जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते। हम पूरी विनम्रता के साथ इस सदन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी विफलता की स्वीकारोक्ति के साथ बाहर जा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि रणनीति अब काम नहीं कर रही। बड़ा ही मार्मिक भाषण रहा होगा। प्रांतीय परिषदों, प्रोविंशियल काउंसिल्स में क्या स्थिति थी? वहां भी ऐसा ही विरोध चल रहा था? हाँ, कमोबेश वैसा ही पाटन था। सरकार के खिलाफ विरोध का पाटन प्रांतीय परिषदों में भी जारी रहा। सीपी, मध्य प्रांत में जहां उनका बहुमत था, वहां विरोध बहुत अधिक प्रभावी था। वो सरकार का काम करना मुश्किल कर देते थे। अच्छा। लेकिन सभी प्रांतों में स्वराजवादी गतिविधियों की प्रकृति लगभग समान थी। सरकारी प्रस्तावों का विरोध किया गया। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पटल पर रखा गया। सरकारी बजट की आलोचना की गई और उसका विरोध किया गया। और हाँ, शुरुआती वर्षों के दौरान स्वराज पार्टी के सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार का पद, कोई मिनिस्ट्री स्वीकार नहीं की गई, जैसा कि तय हुआ था। GOI एक्ट ऑफ 1919 ने डायर की द्वैध शासन की योजना शुरू की थी। इसे थोड़ा समझाएंगे। इसका स्वराजवादियों की रणनीति से क्या लेना देना था? हाँ, डायर की एक महत्वपूर्ण चीज थी। इस योजना के तहत प्रांतीय स्तर पर मंत्री संबंधी जिम्मेदारियों को दो हिस्सों में बांटा गया था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, आरक्षित विषय, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, हस्तांतरित विषय। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, क्या फर्क था? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो थे जो सीधे गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीन थे, मतलब अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में। इनमें क्या आता था? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, न्यायपालिका, प्रेस और इरिगेशन, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग। मतलब सारी असली ताकत वाले विभाग। हाँ, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो थे जिन्हें निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के नियंत्रण में लाया गया था। मंत्री इन विभागों को देखते थे। इनमें क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, चिकित्सा प्रशासन, एजुकेशन, शिक्षा और एग्रीकल्चर
कृषि जैसे विषय। तो स्वराजवादियों ने इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के तहत मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल, उनकी नीति ही यही थी कि कोई पद स्वीकार नहीं करना है, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है। बंगाल परिषद में पार्टी के नेता CR दास ने साफ कहा था, स्वराज पार्टी के सभी सदस्य द्वैध शासन चलाने के लिए नहीं, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ हैं। वी आर हियर टू एंड डायरकी, नॉट टू वर्क इट। तो क्या ये कहा जा सकता है कि स्वराजवादी गतिविधियां उस समय के राष्ट्रीयवादी राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन थी? हाँ बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप थी। लेकिन जैसा कि मोतीलाल नेहरू ने खुद स्वीकार किया, इस प्रकार की राजनीति की अपनी सीमाएं थीं, लिमिटेशंस थीं। क्या सीमाएं थी? सबसे बड़ी सीमा तो यही थी कि मोतीलाल नेहरू ने 1926 में खुद माना कि स्वराजवादी राजनीति देश को स्वराज की ओर आगे ले जाने में सफल नहीं हो पाई है। असेंबली के भीतर भी सरकार स्वराज पार्टी के विरोध को दरकिनार करने, बाईपास करने में सक्षम थी। कैसे? वायसराय के पास हमेशा 1919 के अधिनियम द्वारा दी गई विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स होती थी। वो इन शक्तियों का उपयोग करके किसी भी सरकारी प्रस्ताव को, जिसे सदन ने भले ही खारिज कर दिया हो, पारित करवा सकता था। सर्टिफिकेट पावर कहते थे इसे। ओह, मतलब सदन का विरोध बेकार हो जाता था। हाँ, इस प्रकार सरकारी प्रस्ताव सदन के बहुमत के समर्थन के बिना भी एक्ट, अधिनियम बन सकते थे। इसलिए असेंबली में स्वराज पार्टी के विरोध का कोई वास्तविक सब्सटैंटिव महत्व नहीं रह गया था। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध बनकर रह गया था। यही उनकी निराशा का कारण था। तो फिर अगर वे असेंबली के कामकाज को असल में बदल नहीं पाए, तो स्वराज पार्टी की मुख्य उपलब्धियां, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या थीं? सेक्शन 14.6 इसी पर है। अच्छा सवाल है। हाँ, ये सच है कि वे विधायिकाओं पर ब्रिटिश नियंत्रण को बदलने में सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से योगदान दिया। जैसे कि पहला क्या था? पहला, वे विविध और असमान डिस्परेट राष्ट्रवादी तत्वों को एक दूसरे के करीब लाने और एक साझा मंच पर लाने में सक्षम हुए, शुरू में कम से कम। अच्छा, कैसे? मोतीलाल नेहरू का मानना था, जैसा हमने पहले देखा, कि देश में विभिन्न राजनीतिक ताकतें अब दो मुख्य खेमों में बट रही हैं, साम्राज्यवाद के समर्थक, सपोर्टर्स ऑफ इंपीरियलिज्म, और राष्ट्रवाद के समर्थक, दोज ऑफ नेशनलिज्म। हाँ। और ये प्रमुख विभाजन रेखा, डिवाइडिंग लाइन बन गई थी। इसलिए उनका मानना था कि सभी रंगों के राष्ट्रवादियों को, चाहे उनकी विचारधारा थोड़ी अलग ही क्यों ना हो, एक साथ लाना संभव भी है और वांछनीय भी है, जरूरी भी है। इसी सोच ने उन्हें राजनीतिक रूप से एक और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं और दूसरी ओर मदन मोहन मालवीय और लाजपत राय जैसे नेताओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया। स्वराजवादियों ने असेंबली और परिषदों में भारतीय सदस्यों का व्यापक संभव गठबंधन, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल अलायंस बनाने की कोशिश की। हालांकि आपने कहा कि बाद में इस गठबंधन में दरारें आ गईं। हाँ, वो बाद में हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण, और स्वराजवादियों के भीतर भी एकता बनाए रखना मुश्किल हो गया। लेकिन शुरुआती प्रयास महत्वपूर्ण था। ठीक है, दूसरी उपलब्धि क्या थी? दूसरी और शायद ज्यादा स्थायी उपलब्धि ये थी कि स्वराजवादी गतिविधियों में स्वराज की मांग को बहुत लोकप्रिय बनाया, पॉपुलराइज किया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वो कैसे? देखिए, स्वराजवादी कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, औपनिवेशिक संविधानवाद में उलझ कर नहीं रह गए। मतलब वो अंग्रेजों के बनाए नियमों में ही खेलते नहीं रहे। और बाहरी राष्ट्रवादी राजनीति जो कांग्रेस कर रही थी, उसके साथ उनके संबंध पहले की तरह मजबूत बने रहे। वो खुद को कांग्रेस का हिस्सा मानते थे। और जनता तक उनकी बात कैसे पहुंची? वे जनमत, पब्लिक ओपिनियन को भी प्रभावित करने में सक्षम थे। असेंबली के पटल पर उनकी जो गतिविधियां होती थीं, जो बहसें होती थीं, जो विरोध होता था, उसे प्रेस में अच्छी कवरेज मिलती थी। इस समय तक बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने अखिल भारतीय कवरेज, पैन इंडिया कवरेज हासिल कर ली थी। तो उनकी बातें पूरे देश में पहुंचती थी। स्वराज की मांग घर घर पहुंच रही थी। स्वराज पार्टी की उपलब्धियों को शायद 2 असेंबली सत्रों की तुलना करके बेहतर समझा जा सकता है, 1920 और 1923। बिल्कुल सही पॉइंट है। 1920 के चुनावों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। नतीजा, 1920 की जो असेंबली बनी, उसमें सरकार को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। वो आराम से अपने कानून पास करवा लेती थी। लेकिन 1923 की असेंबली में स्वराजवादियों की उपस्थिति के कारण सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हर कदम पर चुनौती मिली। रिकॉर्ड बताते हैं कि कम से कम 5 बार, 5 टाइम्स, सरकार को अपना विधेयक, बिल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 बार? हाँ, और अधिकांश सरकारी प्रस्ताव
केवल वायसराय की विशेष शक्तियों, सर्टिफिकेशन पावर का उपयोग करके ही पारित किए जा सके। दिस क्लियरली शोज देयर इम्पैक्ट। उन्होंने सरकार का कामकाज आसान नहीं रहने दिया। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया, 1926 आते आते चीजें बदलने लगीं। तो सेक्शन 14.7 बात करता है स्वराजिज्म आफ्टर 1926, डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेशन, मर्जर, यानी 1926 के बाद स्वराजवाद का पतन, विघटन और विलय। 1926 के चुनावों के समय तक देश का राजनीतिक माहौल काफी बदल चुका था। 1923 वाला माहौल नहीं रहा था। क्या बदलाव आए थे? सबसे बड़ा और दुखद बदलाव था सांप्रदायिकता का बढ़ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी के बाद देश में अभूतपूर्व स्तर पर सांप्रदायिक दंगों, कम्युनल राइट्स की एक श्रृंखला हुई। बहुत हिंसा हुई। हाँ, सुना है, वो बहुत बुरा दौर था। बहुत बुरा। अकेले यूपी में 1923 से 1927 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की लगभग 91 घटनाएं हुई। 91 इंस्टेंसेस। सोचिए, इसी दौर में सांप्रदायिकता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति में प्रवेश करने लगी। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ज्यादा सक्रिय और मुखर हो गई। इसका स्वराज पार्टी पर क्या असर पड़ा? वो तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। असर बहुत नकारात्मक पड़ा। इन परिस्थितियों में स्वराज पार्टी ने जिन्ना, मुस्लिम लीग की तरफ झुके रहे थे, और मालवीय व लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के करीब जा रहे थे। जैसे नेताओं के साथ जो कामकाजी गठबंधन, वर्किंग अलायंसेस बनाने की कोशिश की थी, वे कमजोर हो गए और अंततः टूट गए। अब वो राष्ट्रीय हित के बजाय अपने समुदाय के हितों को ज्यादा देखने लगे। ओह, तो वो संयुक्त मोर्चा बिखर गया? हाँ, इससे असेंबली और परिषदों में पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई। उनका संख्याबल कम हो गया, विरोध की धार कुंद हो गई। और क्या कारण थे पतन के? पार्टी और उसकी नीतियों के प्रति एक तरह का मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट भी बढ़ रहा था, आम लोगों में भी और पार्टी के अंदर भी। जो लोग पार्टी से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो विधायी तरीकों से कोई बड़ी राजनीतिक सफलता, पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू हासिल करेगी, स्वराज लाएगी, वे यह देखकर निराश थे कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पार्टी का विरोध उसे एक्ट बनने से रोक नहीं पा रहा है। वायसराय की शक्ति के आगे वो बेबस थे। हाँ, ये तो था ही। असेंबली में विरोध की राजनीति भी अपनी नवीनता, अपनी नॉवेल्टी खोने लगी थी। शुरू में जो उत्साह था वो कम होने लगा। रोज रोज का विरोध उबाऊ लगने लगा शायद। पार्टी के भीतर भी मतभेद बढ़े, जैसा आपने इशारा किया था। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कारण था। पार्टी के भीतर ही असंतोष, डिसेंशन और गुटबाजी, फैक्शनलिज्म का उदय हुआ। इसमें एक बड़ा झटका था CR दास का 1925 में आकस्मिक निधन। वो सिर्फ 55 वर्ष के थे, 55। वो पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, सबको साथ लेकर चलने वाले। उनके जाने से एक शून्य पैदा हो गया। हाँ, ये तो बड़ा नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल। और उनके जाने के बाद कई पार्टी सदस्यों को विधानमंडलों में सिर्फ बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की रणनीति की प्रभावकारिता पर संदेह होने लगा। उन्हें लगा कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? कुछ सदस्यों ने विधानमंडलों में रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, प्रतिसाद सहकारिता की वैकल्पिक राजनीति की वकालत करना शुरू कर दिया। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर सरकार कुछ अच्छे कदम उठाती है, भारतीयों के हित में कुछ करती है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। जहां फायदा हो वहां सरकार के साथ काम करना चाहिए, पद भी स्वीकार करने चाहिए। लेकिन ये तो स्वराज पार्टी की मूल नीति के खिलाफ था। बिल्कुल। MR जयकार और NC केलकर ये महाराष्ट्र के नेता थे, इस नीति के प्रमुख प्रतिपादक, एक्सपोनेंट्स थे। और उनकी देखा-देखी या उनकी वकालत पर कई स्वराजवादी सदस्यों ने विधानमंडलों में पद स्वीकार कर लिए, मिनिस्टर्स बन गए, कमिटीज के सदस्य बन गए। यहां तक कि विट्ठल भाई पटेल, जो खुद एक बड़े स्वराजवादी नेता थे, उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का पद स्वीकार कर लिया। ओह, ये तो पार्टी अनुशासन का उल्लंघन हुआ। हाँ, ये सब स्वराज पार्टी की आधिकारिक और घोषित नीति के बिल्कुल खिलाफ था। इससे पार्टी के भीतर भ्रम और विभाजन और गहरा हो गया। तो इन सब का नतीजा ये हुआ होगा कि 1926 के चुनावों में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई होगी। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, 1923 की तुलना में 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी की स्थिति में गिरावट आई। सीटें कम मिलीं, प्रभाव कम हुआ। लेकिन तभी विधायी बाधा की राजनीति को एक तरह से अप्रासंगिक, रिडंडेंट बनाने वाला एक अचानक बदलाव देश के राजनीतिक माहौल में आया। एक एक्सटर्नल इवेंट हुआ। क्या? ये बदलाव आया ऑल व्हाइट साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन के आगमन से, जिसका उद्देश्य था 1919 के अधिनियम के प्रभाव का आकलन करना और भारत के संवैधानिक विकास के लिए नए प्रस्ताव देना। अच्छा, तो अब हम आ गए सेक्शन 14.8 पर, साइमन कमीशन, रिटर्न ऑफ नॉन कॉपरेशन, साइमन कमीशन और असहयोग की वापसी। जी, 1919 के एक्ट में ये लिखा था कि इसके कामकाज का मूल्यांकन 10 साल बाद यानी 1929 में किया जाएगा। हाँ। लेकिन आपको याद होगा, सितंबर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने असेंबली में प्रस्ताव दिया था कि ये मूल्यांकन पहले किया जाना चाहिए। हाँ, वो प्रस्ताव पास भी हो गया था। एग्जैक्टली। तो उसी के दबाव में या शायद ब्रिटेन में राजनीतिक कारणों से ब्रिटिश सरकार ने 10 साल पूरे होने से 2 साल पहले 1927 में 7 ब्रिटिश सांसदों 7 ब्रिटिश एमपीज के एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। और आयोग को काम क्या दिया गया था? मैंडेट क्या था? मैंडेट था ब्रिटिश भारत में सरकार की प्रणाली, शिक्षा के विकास और प्रतिनिधि संस्थानों रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के विकास की जांच करना और फिर सुझाव देना कि आगे क्या होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक हलकों में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? रिएक्शन क्या था? देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति के फैसले का आमतौर पर भारतीय राजनीतिक हलकों में जबरदस्त नाराजगी, रिजेंटमेंट और डिसअप्रूवल के साथ स्वागत किया गया। गुस्सा था। नाराजगी का कारण क्या था? सिर्फ ये कि वो जल्दी आ गया? नहीं, तात्कालिक और सबसे बड़ा कारण था आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल ना करना। इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, 7 सदस्य, 7 अंग्रेज। हाँ, मतलब भारतीयों का भविष्य तय करेंगे और कोई भारतीय ही नहीं होगा उसमें। हाँ, यही अपमानजनक बात थी कि भारतीय इतने भी काबिल नहीं कि अपने भविष्य के बारे में राय दे सके। तो लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, मुस्लिम लीग के एक बड़े धड़े, लिबरल्स, सबने आयोग का विरोध और बहिष्कार, बॉयकॉट करने का फैसला किया। गो बैक साइमन के नारे लगे। अच्छा, तो इसने एक तरह से सबको फिर से एकजुट कर दिया। हाँ, बिल्कुल। इसने एक तरह से कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों को भी एकजुट कर दिया। जो नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच राजनीतिक मतभेद थे, वो इस मुद्दे पर गायब हो गए। सब एक साथ आ गए कमीशन के विरोध में। मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के बारे में क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने तो बाद में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने पर घोषणा की थी, जबकि आयोग एक तमाशा, एक फार्स था। इसकी रिपोर्ट और भी बड़ा तमाशा, इवन अ ग्रेटर फार्स। हाँ। उन्होंने 1927 में यह भी फैसला किया कि अब विधानमंडलों का विरोध अंदर से नहीं बल्कि बाहर से करना होगा, जैसा पहले होता था। तो स्वराजवादियों ने वॉकआउट कर दिया? हाँ, असेंबली के पटल पर लाला लाजपत राय ने आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा और मोतीलाल नेहरू ने उसका जोरदार समर्थन किया। उन्होंने असेंबली के पटल पर घोषणा की, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश सरकार को हमारी इच्छा के विरुद्ध भारत पर संविधान थोपने का कोई अधिकार नहीं है। नो राइट व्हाटसोएवर। जबरदस्त। तो इस प्रकार साइमन कमीशन के आगमन के साथ मुख्य धारा की कांग्रेस राजनीति ने अपनी वो एकता फिर से हासिल कर ली जो 1922 से अस्थायी रूप से पटरी से उतर गई थी। स्वराजवादी वापस कांग्रेस की मुख्य धारा में सक्रिय हो गए। लेकिन क्या सिर्फ बहिष्कार ही काफी समझा गया? बॉयकॉट से आगे क्या? नहीं, नेताओं ने महसूस किया कि साइमन कमीशन का सिर्फ बहिष्कार करना काफी नहीं है। हमें इसका एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव भी पेश करना चाहिए। भारतीयों को दिखाना चाहिए कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब था भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। तो साइमन कमीशन के सफल बहिष्कार के बाद फरवरी 1928 में एक महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता M.A. अंसारी, उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? हाँ, इस सम्मेलन ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति, एक सब कमिटी का गठन किया। और याद कीजिए, देश के लिए संविधान बनाना तो स्वराज पार्टी की मुख्य मांगों में से एक था। प्रिसाइजली, यही तो उनका एजेंडा था शुरू से। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि मोतीलाल नेहरू को इस उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रमुख उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू उप समिति के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो इस निर्णय के साथ ही स्वराज पार्टी का अलग राजनीतिक अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो गया। हाँ, कह सकते हैं। स्वराज पार्टी का राजनीतिक जीवन 1923 और 1928 के बीच की अवधि में फैला। ये काउंसिल एंट्री के साथ शुरू हुआ और भारत के लिए संविधान बनाने के अभ्यास में परिणत हुआ, कुलमिनेट हुआ। जुलाई 1928 में उप समिति ने देश को एक संविधान प्रस्तुत किया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या था?
नेहरू रिपोर्ट को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक दस्तावेजों, मेजर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक के रूप में पहचाना जाना चाहिए। डेफिनेटली इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने 1950 में बने हमारे भारतीय संविधान के अग्रदूत प्रीकर्सर के रूप में कार्य किया। प्रीकर्सर कैसे? भारतीय संविधान ने नेहरू रिपोर्ट से कई खंड, क्लॉजेज और प्रावधान, प्रोविजंस सीधे सीधे या थोड़े बदलाव के साथ उधार लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स, संसदीय प्रणाली, डोमिनियन स्टेटस की मांग। हालांकि बाद में कांग्रेस पूर्ण स्वराज पर चली गई। अच्छा, ये भारतीयों द्वारा अपने लिए तैयार किया गया पहला विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। इसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी दावे को भी प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया कि भारतीय रचनात्मक संवैधानिक राजनीति, कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में अक्षम है, इनकेपेबल है। हमने करके दिखा दिया। लेकिन इस रिपोर्ट का हुआ क्या? क्या अंग्रेजों ने इसे माना? अंग्रेजों ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया, जैसा कि अपेक्षित था। लेकिन दुर्भाग्य से ये रिपोर्ट भारतीय दलों के बीच भी कोई आम सहमति, कंसेंसस हासिल नहीं कर सकी। यहीं पर सांप्रदायिक मतभेद फिर आड़े आ गए। ओह, क्या हुआ? इस समय तक मुस्लिम लीग, खासकर जिन्ना के नेतृत्व वाला धड़ा, और हिंदू महासभा के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि दोनों की मांगों को एक ही दस्तावेज में समायोजित करना संभव नहीं था, खासकर अलग निर्वाचन क्षेत्रों, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पर। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस के तहत संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी, जो जिन्ना को मंजूर नहीं था। तो नतीजतन नेहरू रिपोर्ट महज एक कागजी दस्तावेज बनकर रह गई। ये एक शक्तिशाली और जीवंत संवैधानिक विकल्प नहीं बन पाई, जैसा कि उम्मीद की गई थी। इसका महत्व वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल रहा। हालांकि इसने स्वराजवादी राजनीति के एक उच्च बिंदु, हाई पॉइंट का प्रतिनिधित्व किया। उनकी यात्रा का शिखर था ये। तो स्वराज पार्टी की यात्रा का सार क्या रहा? निचोड़ क्या है? देखिए, स्वराजवादी राजनीति काउंसिल एंट्री के एजेंडे के साथ शुरू हुई थी। इसने स्वराज पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा के कार्यक्रम बहिष्कार से थोड़ा दूर कर दिया था। और भले ही उनके संबंध कभी पूरी तरह नहीं टूटे, स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के भीतर एक प्रकार की अलग इकाई, अ डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में काम किया 1923 से 1927-28 तक। और नेहरू रिपोर्ट के निर्माण के साथ वो दूरी गायब हो गई, एजेंडा मिल गया। इसलिए स्वराज पार्टी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक धारा के रूप में समझा जाना चाहिए, जो कांग्रेस के भीतर से निकली। 1923-28 के दौरान इसके समानांतर चली और अंततः अपनी मूल निकाय, पेरेंट बॉडी यानी कांग्रेस में वापस विलीन हो गई, मर्ज हो गई। और भविष्य में इसका प्रभाव क्या रहा? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, इसका प्रभाव दूरगामी था। एक दशक के भीतर ही अंग्रेजों द्वारा 1935 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की। और इस बार कांग्रेस ने समग्र रूप से, पूरी पार्टी ने प्रांतों में चुनाव लड़ने का फैसला किया। अरे हाँ, कांग्रेस ने 1937 के इन चुनावों में जबरदस्त, व्यापक जीत हासिल की और कुछ बहस के बाद 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बनाई, 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 7 आउट ऑफ 11। तो एक तरह से जो स्वराजवादी कार्यक्रम 1923 में शुरू हुआ था, उसे 1937 में पूरी कांग्रेस ने अपना लिया। ये स्वराज पार्टी की अंतिम जीत, अल्टीमेट विक्ट्री कही जा सकती है। उनका एजेंडा अंततः कांग्रेस का एजेंडा बन गया। बहुत खूब। ये तो स्वराज पार्टी की कहानी थी। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि इस दौर में एक और महत्वपूर्ण धारा चल रही थी। तो अब हम अपना ध्यान नॉन कोऑपरेशन विड्रॉल के बाद की दूसरी प्रमुख गतिविधि पर केंद्रित करते हैं, सेक्शन 14.9, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम। जी हाँ, जैसा कि पहले बताया गया, आंदोलन की वापसी के बाद राष्ट्रवादी गतिविधियों में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन आई। एक रास्ता नहीं था। हाँ, एक छोर पर तो स्वराजवादियों द्वारा अपनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपोजिशन, संवैधानिक विरोध की राजनीति थी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरे छोर पर पंजाब, यूपी और बंगाल जैसे प्रांतों में हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां, वायलेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी फिर से सिर उठा रही थी। हाँ, बिल्कुल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वाला दौर भी यही था। हाँ, लेकिन इन दोनों छोरों के बीच राष्ट्रवादी स्पेक्ट्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ने कब्जा कर लिया था। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स क्या थे? क्या-क्या शामिल था इसमें? इसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे खादी का प्रचार करना और पहनना, कताई, स्पिनिंग,
चरखा चलाना, ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन के संस्थान चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर देना, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष करना और हरिजन उत्थान, सोशल अपलिफ्ट ऑफ द हरिजन्स के लिए काम करना, और विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर जारी रखना। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और सबसे बढ़कर रचनात्मक कार्य का मतलब था गांवों में जाना और ग्राम पुनर्निर्माण, विलेज रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान केंद्रित करना, शहरों से निकलकर गांवों में काम करना। इसी प्रेरणा के तहत कई आश्रम्स गांवों में खुले और वहां कताई और खादी का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए इस प्रकार के काम का मुख्य महत्व, मेन इम्पोर्टेंस क्या था? मतलब ये सीधे सीधे अंग्रेजों से लड़ तो नहीं रहे थे? हाँ, ये सीधा टकराव नहीं था, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा था। पहला, इसने संघर्ष को निरंतरता, कंटिन्यूटी प्रदान की। जब बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था तब भी लोगों को जोड़े रखा। अच्छा। इसने आंदोलनों के विभिन्न चरणों, डिफरेंट फेजेस ऑफ एजिटेशंस को जोड़ने में मदद की, एक पुल का काम किया। अच्छा। दूसरा, इसने लोगों को आंदोलन के अगले दौर के लिए तैयार किया, उनको प्रशिक्षित किया, अनुशासित किया, और सबसे जरूरी, इसने संघर्ष में भाग लेने वालों के बीच हताशा, डिमोरलाइजेशन और मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट को रोका। जब आंदोलन वापस होता है तो निराशा फैलती है। रचनात्मक कार्य ने लोगों को व्यस्त रखा, उन्हें उद्देश्य दिया। ये तो बहुत जरूरी था। गांधी जी इस बात को बखूबी जानते थे कि संघर्ष का एक लंबा सक्रिय चरण, जैसे असहयोग आंदोलन, जनता द्वारा आसानी से बनाए नहीं रखा जा सकता। जनता थक जाती है। जनता के पास संघर्ष जारी रखने के लिए राजनीतिक ऊर्जा के अटूट भंडार, इनएग्जॉस्टिबल रिजर्व्स नहीं होते। सही बात है। उन्हें आंदोलन से कभी कभी विराम लेने, ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी आंदोलन से जुड़े रहने की भी जरूरत होती है। रचनात्मक कार्य ने इस बड़ी जरूरत को पूरा किया। आप सक्रिय लड़ाई में नहीं हैं, पर आप आंदोलन का हिस्सा हैं। इसका एक और फायदा क्या था? एक और बड़ा फायदा यह था कि रचनात्मक कार्य ने आंदोलन को निरक्षर जनता, इलिटरेट मासेस तक ले जाने में मदद की, गांवों तक, आम आदमी तक। ये लोग गांधी के स्टील फ्रेम, उनका फौलादी ढांचा थे। स्टील फ्रेम। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन ने गांवों में अपनी पैठ मुख्य रूप से दो तरीकों से बनाई, या तो गांधी के रचनात्मक कार्यों से, या फिर किसान आंदोलनों, पेजेंट मूवमेंट्स के माध्यम से। अब किसान आंदोलन जाहिर अपनी प्रकृति के कारण लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। वो किसी खास मुद्दे पर होते थे, मुद्दा हल हुआ या दबा दिया गया, आंदोलन खत्म। लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम को किसी भी समय शुरू किया जा सकता था और लंबी अवधि तक बनाए रखा जा सकता था। ये सतत चलने वाला काम था। इसने आंदोलन का सामाजिक आधार, सोशल बेस भी बढ़ाया होगा। एग्जैक्टली। रचनात्मक कार्यक्रम ने आंदोलन के सामाजिक आधार को बहुत बड़ा करने में मदद की। कैसे? देखिए, बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका संगठित आधुनिक राजनीति में कोई झुकाव नहीं था, या जो शायद जेल जाने के लिए भी अनिच्छुक थे, रिलक्टेंट थे। खादी बना सकते थे, स्कूल चला सकते थे, सफाई अभियान कर सकते थे। तो एक तरह से रचनात्मक कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में लोगों को इसके लिए कोई बड़ी सामाजिक कीमत चुकाए बिना राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने में सक्षम बनाया, पार्टिसिपेशन बढ़ाया। लेकिन गांधी जी के लिए ये सिर्फ साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, है ना? ये उससे कुछ ज्यादा था। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, इसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में महत्व था। इसके गहरे आर्थिक और नैतिक आयाम भी थे। आर्थिक आयाम, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या था? आर्थिक आयाम यह था कि कताई, स्पिनिंग और खादी उत्पादन ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम प्रदान किया, और इनमें से अधिकांश निचली जातियों, लोअर कास्ट से आते थे। तो ये सामाजिक न्याय का भी काम था। रचनात्मक कार्य को विनियमित, रेगुलेट करने और बढ़ावा देने के लिए गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय चरखा संघ का गठन किया। इसका उद्देश्य था शहर के लोगों को केवल हाथ से कते और बुने कपड़े, खादी का उपयोग करने पर जोर देकर ग्रामीण रोजगार, रूरल एम्प्लॉयमेंट पैदा करना, डिमांड पैदा करना। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इसने कितना काम किया? इसने जबरदस्त काम किया। चरखा संघ जल्द ही 5,000 से अधिक गांवों तक पहुंच गया, और इसने 4 लाख से अधिक कताई करने वालों
और धुनने वालों, कार्डर्स, और 20,000 से अधिक बुनकरों को रोजगार प्रदान किया। 4 लाख स्पिनर्स, 20,000 वीवर्स। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सिर्फ रोजगार नहीं, पैसा भी। अपने गठन के 10 वर्षों के भीतर यह संघ उन गांवों में 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करने में सफल रहा। 2 करोड़ रुपीस, वो भी 1920s और 30s में। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़, ये तो अविश्वसनीय लगता है। गांव की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा होगा। बिल्कुल, ये खादी की आर्थिक व्यवहार्यता, इकोनॉमिक वायबिलिटी को दिखाता है, कम से कम उस समय में। लेकिन आर्थिक पहलू से भी ज्यादा गांधी के लिए ग्राम पुनर्निर्माण का एक बड़ा नैतिक महत्व, मॉरल सिग्निफिकेंस था। नैतिक महत्व, वो क्या था? हाँ, उनके लिए असली भारत शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों में रहता था। इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। गांधी जी इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि भारतीय गांव और ग्रामीण कितनी दयनीय, पैथेटिक परिस्थितियों में रहते हैं। गरीबी, गंदगी, बीमारी, अज्ञानता। उन्होंने सुझाव दिया, यदि भारत गांव में रहता है तो कम से कम एक आदर्श गांव, एन आइडियल विलेज तो होना चाहिए, ताकि वो पूरे देश के लिए एक मॉडल, एक नमूने के रूप में काम कर सके। उनके मन में इस आदर्श गांव का कैसा मॉडल था? क्या कल्पना थी उनकी? 1945 में जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्र भारत के भविष्य पर उनकी एक बहुत दिलचस्प बहस हुई थी पत्रों के जरिए। उसमें गांधी ने लिखा था, मैं उनके शब्द बताता हूं, मेरे सपनों का गांव अभी भी मेरे दिमाग में है। मेरा आदर्श गांव बुद्धिमान मनुष्यों, इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स को समाहित करेगा। वे जानवरों की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे। पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र होंगे और दुनिया में किसी के भी खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होंगे। वहां ना तो प्लेग होगा, ना हैजा, ना चेचक। कोई भी आलसी नहीं होगा, कोई भी विलासता, लग्जरी में नहीं डूबेगा। सभी को शारीरिक श्रम, मैनुअल लेबर का अपना कोटा योगदान करना होगा। शारीरिक श्रम पर बहुत जोर था उनका। और उन्होंने आगे लिखा, और जब भारत के गांव गांधी द्वारा सुझाए गए तर्ज पर पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो उनमें उच्च स्तर के कौशल, स्किल और कलात्मक प्रतिभा, आर्टिस्टिक टैलेंट वाले पुरुषों की कोई कमी नहीं होगी। गांव के कवि होंगे, गांव के कलाकार होंगे, गांव के वास्तुकार होंगे, भाषाविद और शोधकर्ता होंगे। संक्षेप में, जीवन में ऐसा कुछ भी मूल्यवान नहीं होगा जो गांव में नहीं मिलेगा। ये उनका सपना था। वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर है आज के गांवों से। तो संक्षेप में कहें तो रचनात्मक कार्यक्रम एक बहुआयामी, मल्टी फैसेटेड घटना थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही शब्द है, मल्टीफैसेटेड। इसका एक रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक आयाम था, आंदोलन को जारी रखना, लोगों को जोड़ना। एक आर्थिक, इकोनॉमिक आयाम था, गरीबों को रोजगार और आय देना। और एक गहरा नैतिक, मॉरल आयाम था, आदर्श ग्राम और आदर्श जीवन का निर्माण करना। ये साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधी की संघर्ष रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसमें आंदोलन के सक्रिय चरण रचनात्मक कार्यक्रम के चरणों के साथ बारी-बारी से चलते थे। स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। और इस तरह आंदोलन को बिना किसी विराम के जारी रखा और आर्थिक राहत भी दी। हाँ, खादी के काम ने गरीब ग्रामीणों को आर्थिक राहत और जीविका सस्टेनेंस भी प्रदान की। और अंत में, जैसा हमने देखा, ये गांधी के आदर्श ग्राम जीवन, आइडियल विलेज लाइफ के दृष्टिकोण से भी जुड़ा था। आदर्श ग्राम जीवन। हाँ, आदर्श ग्राम जीवन जो था वो अत्यधिक औद्योगिकरण, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में आई विकृतियों, डिस्टॉर्शंस का गांधी का उत्तर था। उनका मानना था कि मशीनों पर आधारित पश्चिमी सभ्यता विनाशकारी है। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो ग्राम पुनर्निर्माण गांधी के आदर्श ग्राम जीवन के दृष्टिकोण से जुड़ा था। और एक आदर्श ग्राम जीवन एक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड, आक्रामक, एग्रेसिव और दमनकारी, कोर्सिव आधुनिकता, मॉडर्निटी का गांधी का जवाब था, उनका ऑल्टरनेटिव था। इस अर्थ में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय संघर्ष से कई आगे तक जाता था। ये एक वैकल्पिक सभ्यता का खाका था। चलिए अब इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं सेक्शन 14.10 समरी यानी सारांश के जरिए। जी बिल्कुल। ये यूनिट 14 मुख्य रूप से 1922 से 1929 के दौर की राजनीतिक अहमियत और राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी और गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की भूमिका पर केंद्रित थी। हाँ, तो संक्षेप में मुख्य बातें, की टेकअवेज इस प्रकार हैं। बताइए। पहला, स्वराज पार्टी नॉन कॉपरेशन विथड्रॉ के बाद मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित हुई। उद्देश्य क्या था?
राष्ट्रवाद को लेजिस्लेचर्स, विधानमंडलों तक ले जाना, अंग्रेजों का अंदर से विरोध करना। रणनीति क्या थी? काउंसिल एंट्री, परिषद प्रवेश और ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, अवरोध। 1923 और 1926 के चुनाव लड़े। उनकी एक मुख्य मांग थी अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अधिकार की, और उनकी एक प्रमुख उपलब्धि थी नेहरू रिपोर्ट का निर्माण, जिसने इस मांग को ठोस रूप दिया। ठीक है। शुरुआत में उन्होंने विभिन्न राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सांप्रदायिकता, आंतरिक कलह और फिर साइमन कमीशन के आने से पार्टी का महत्व कम हुआ और 1928 तक के वापस कांग्रेस में विलीन हो गई। लेकिन इसकी विरासत महत्वपूर्ण थी। इसने कांग्रेस की 1937 की चुनावी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल। और दूसरी मुख्य बात, दूसरी प्रमुख गतिविधि थी गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम। इसका फोकस किस पर था? खादी, कताई, ग्रामोद्योग, सोशल रिफॉर्म जैसे अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय शिक्षा पर। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व बहुआयामी था। रणनीतिक महत्व, आंदोलनों के बीच संघर्ष को बनाए रखा, राष्ट्रवाद को गांवों तक पहुंचाया, भागीदारी बढ़ाई, निराशा रोकी। आर्थिक महत्व, गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया, खासकर ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय चरखा संघ के माध्यम से। और नैतिक महत्व, ये गांधी के आदर्श ग्राम जीवन, आइडियल विलेज लाइफ के दृष्टिकोण से जुड़ा था, जो शोषक आधुनिकता का एक विकल्प प्रस्तुत करता था। तो ये स्वराजवादी प्रयोग राष्ट्रवादी राजनीति के भीतर एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रकरण एपिसोड था। हाँ, जो आंदोलनात्मक राजनीति के दो बड़े चरणों 1920-22 का असहयोग और 1930-34 का सविनय अवज्ञा के बीच की अवधि में हुआ और उस खाई को पाटने का काम किया। हमें उम्मीद है कि यूनिट 14 का ये विस्तृत विश्लेषण हमारे सुनने वालों के यूपीएससी प्रिपरेशन और भारतीय इतिहास की उनकी समग्र समझ के लिए उपयोगी रहा होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का ये दौर, जो ऊपरी तौर पर शायद शांत लग सकता है, वास्तव में रणनीतिक बदलावों और निरंतर गतिविधि से भरा हुआ था। ठहराव बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। और इन दो अलग-अलग रणनीतियों को समझना, एक तरफ लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट, विधायी जुड़ाव, और दूसरी तरफ ग्रासरूट्स कंस्ट्रक्टिव वर्क, जमीनी स्तर पर रचनात्मक कार्य, ये आंदोलन के बाद के चरणों और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ, क्रूशल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। बेहतर समझ के लिए इसे दोबारा सुनने पर विचार करना चाहिए। ये ज्ञान न केवल परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है, बल्कि भारत के राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल एवोल्यूशन को समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो चलते चलते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या आज की राजनीति में भी हमें परिषदों के भीतर प्रतिरोध और जमीनी रचनात्मक कार्य के बीच किसी तरह के संतुलन की जरूरत है, या क्या ये रणनीतियां आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, एक मजबूत कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आपको क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा या आपके क्या सवाल हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ। धन्यवाद। गुड बाय। गुड बाय।